नमस्कार बच्चों, चलिए आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है क्लास 11th 12th के लिए फीचर लेखन, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो फीचर लेखन के बारे में हमें समझना है कि फीचर होता क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के फीचर होते हैं और इनको लिखा कैसे जाए। चलिए इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि फीचर है क्या। जानते हैं बेटा, फीचर जो होता है, फीचर का संबंध खबरों से नहीं होता है। फीचर का मेन संबंध खबर से नहीं है, जबकि इन्हें छपने का स्थान अखबारों में ही प्राप्त होता है। फीचर अखबार में छापे जाते हैं। ये निबंध से भिन्न होते हैं। निबंध से भिन्न होते हैं फीचर। किसी पुस्तक को पढ़ करके आंकड़े इकट्ठे करके लेख लिखे जा सकते हैं। किसी पुस्तक को हम पढ़ें, उसके आंकड़े इकट्ठे करके हम लेख तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर फीचर लिखना है तो फीचर लिखने के लिए हमें अपने आँख, कान, अपने भाव, जो मन में भाव उठते हैं, उन भावों को, अनुभूतियों को, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इन सब चीज़ों का हम सहारा लेंगे, तब हम फीचर लिख पाएंगे। जो फीचर होता है बच्चों, फीचर जब हम लिखते हैं तो फीचर हमारा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए, फीचर बहुत लंबा हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको 5 नंबर का ही पूछा जाएगा तो विशेष लंबा। वैसे इसकी सीमा तो कोई नहीं है कि कितने शब्दों में लिखें, लेकिन हम 200-250 शब्दों से इसको बढ़ा करके काफ़ी, कोई इसकी अक्षर की सीमा नहीं है कि इतनी सीमा तक ही हमें फीचर लिखना है। लेकिन आप लोग 5 नंबर के लिए लिख रहे हो तो विशेष हमें बढ़ा चढ़ा करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के विस्तार नहीं करना है। तो फीचर याद रखिए, जब आप फीचर लिखें बोर्ड के पेपर में तो बहुत लंबा हमें नहीं लिखना है। अगर लंबा फीचर हम लिखेंगे बच्चों तो वो अरुचिकर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा विस्तार हमने बहुत ज़्यादा 3-4 पेज का लिख दिया तो फिर पढ़ने में रुचि नहीं रहती है, अरुचिकर हो जाएगा। और भारी फीचर तो फीचर की मौत है। फीचर का मेन केंद्र बिंदु होता है जो पाठक होते हैं उनका मनोरंजन करना, उनको अपनी ओर आकर्षित करना, ये उसका मेन काम है, मेन बिंदु है। तो लंबा, अरुचिकर और भारी फीचर अगर हमने लिख दिया तो समझ लीजिए हमने फीचर की मौत कर दी। इसलिए हम अच्छा लिखें, भले ही छोटा लिखें, लेकिन रुचिकर लिखें कि लोग आकर्षित हों उसकी तरफ, पढ़ने के लिए उनकी लालसा जागृत हो। हम फीचर को मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, फीचर हमें मज़ेदार, दिलचस्प बनाना चाहिए। फीचर को मज़ेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना चाहिए कि किसी के दिल को छू गया, बहुत अच्छा हमने लिखा फीचर। लेख लिखना आसान है बच्चों, लेख तो हम लिख सकते हैं किसी भी भाषा में, कैसे भी लिख दें, पर फीचर लिखना उससे कठिन काम है। क्योंकि अगर पाठकों को मनोरंजन नहीं आया, इसका मेन उद्देश्य है पाठकों को मनोरंजित करना, पाठकों का मनोरंजन करना। तो अगर मनोरंजन नहीं कर पाए हम तो समझ लिए फीचर हमने सही नहीं लिख पाया। तो लेख लिखना आसान है बच्चों, फीचर लिखना कठिन है। फीचर को हम कह सकते हैं कि फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है। गद्य गीत है, जैसे काव्य होता है, काव्य में कोई कविता लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो समझ लीजिए कि फीचर लिखा जाता है गद्य में, गद्य के रूप में लिखा जाता है, फिर भी उसको गीत मान सकते हैं। गद्य का गीत है ये फीचर, जिसमें लोगों को आनंद आता है। नीरस और गंभीर नहीं हो सकता है, इसको हम नीरस और गंभीरता से भरा हुआ नहीं लिख सकते हैं। फीचर हमारा जब हम लिखें बेटा तो ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पाठक का हृदय प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, उसके दिल को आपका ये लिखा हुआ फीचर छू जाए। फीचर का जो महत्व है, समझ लीजिए, फीचर का महत्व इस बात में है कि वह किसी बात को, कोई भी बात को थोड़े से शब्दों में ही, भले थोड़े से शब्दों में हम लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से शब्दों में ही रोचकता और असर से कहे, असर पैदा कर दे अपना। इस क्वालिटी के साथ हमें फीचर लिखना चाहिए। हम जब लेख लिखते हैं तो लेख हमें शिक्षा देता है। लेख क्या करता है? हमें शिक्षा देता है। और फीचर क्या करता है? फीचर हमारा यानी पाठकों का मनोरंजन करता है, मनोरंजन करता है फीचर। फीचर में हमें, अच्छा, हम फीचर जब लिखेंगे तो फीचर में हम अपनी मनोवृत्ति और अपनी समझ के अनुसार, अपनी मनोवृत्ति, मन में जो भाव उठ रहे हैं, मन में जो इच्छाएं उठ रही, उसके अनुसार, या किसी विषय का या व्यक्ति का चित्रण हम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति का चित्रण भी उसमें दे सकते हैं फीचर में। और एक बात और सुनिए, फीचर को आकर्षित बनाने के लिए और क्या कर सकते हो आप? इसमें हास्य और कल्पना का विशेष हाथ रहता है। कुछ ऐसे पॉइंट आप लिख सकते हो जिससे लोगों को पढ़ने में हंसी भी आ जाए।
अपने फीचर में, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। तो हास्य का और कल्पना का आपके विचारों का प्रमुख हाथ रहता है। इसमें एक आध दो जिस टॉपिक से संबंधित फीचर आया उसकी एक आध पंक्तियां अगर याद हैं आपको, शायरी टाइप की, कविता टाइप की, तो उन पंक्तियों का भी समावेश अपने फीचर में कर सकते हो। यानी कि फीचर आपको लिखना है बच्चों, तो उसमें ऐसा करिए कि सुनने में दिलचस्पता बढ़ जाए, मनोरंजन आ जाए। कि जैसे कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, थोड़ी सा पढ़ा, तो जो पाठक गण है उनको करे कि भाई आगे क्या लिखा होगा, हमें पूरा पढ़ना चाहिए, ऐसी रुचि पैदा कर दे, तभी आपने समझ लीजिए कि सच्चा सही फीचर लिखा। फीचर जो होते हैं बेटा ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, पौराणिक भी हो सकते हैं, किसी पुराण से संबंधित भी फीचर हम लिख सकते हैं। हर वर्ष जैसे जानते हैं आप लोग कि होली, दीपावली, दशहरा और कई प्रकार के मेले आयोजित होते रहते हैं। राखी आदि के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर भी पुरानी बातों को दोहरा करके फीचर लिखे जाते हैं, पुरानी बातों को याद करके फीचर लिखे जा सकते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व मनाया, कैसे हम लोगों ने खुशी खुशी मनाया, हमारे यहाँ रामलीला का आयोजन हुआ, कैसे दशहरा को रावण पर राम ने विजय प्राप्त की, क्या क्या हमने कार्य किए, उन सब का वर्णन आप बड़े मनोरंजक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, फीचर में लिख सकते हो। इनमें विचारों की एक बंधी हुई परंपरा का निर्वाह किया जाता है। फीचर जो होता है, फीचर तो धोबी, माली, खानसामा, घरेलू नौकर, यहाँ तक कि चौकीदार, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले जो जगह जगह ठेला लगा लेते हैं अपना, चपरासी आदि पर भी लिख सकते हैं। इन पर भी हम लोग फीचर लिख सकते हैं, इन टॉपिक पर भी फीचर लिख सकते हैं बड़े ही आकर्षक और मनोरंजक ढंग से। फीचर चाहे कैसे भी हो, बस एक बात याद कर लो बेटा, फीचर चाहे कैसे भी हो, उन्हें लिखने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा आरंभ और खूबसूरत अंत करने पर फीचर की सफलता निर्भर करती है। अच्छा आरंभ करें, कोई बढ़िया सा टाइटल सोच करके, बढ़िया सी लाइन सोच करके आप फीचर की शुरुआत कर सकते हो और बड़े ही खूबसूरत ढंग से उसका हम समापन कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, फीचर को लिखते समय हमें याद रखना है। तो इसी का सार संक्षेप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि फीचर होता क्या है, समझ लीजिए फीचर क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे लिख सकते हो अगर कोई पूछ दे। तो लिखा है हमने जैसे समकालीन घटना, समकालीन किसी भी समय कोई घटना घटित हुई, समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के, किसी क्षेत्र विशेष की विशेष जानकारी हमने, तो जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को, सचित्र चित्र भी बना सकते हैं हम फीचर में। कोई जिस विषय से संबंधित फीचर आया, अगर कोई दिमाग में आपके उसका चित्र उभर आए तो थोड़ा सा संक्षेप में उसका चित्र भी बना दो फीचर में, और भी अच्छा आकर्षक आपका फीचर लगने लगेगा। ठीक है, तो बड़े ही मनोरंजक ढंग से सचित्र तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है फीचर में, हम पेश कर सकते हैं। मेन उद्देश्य फीचर का है पाठकों का मनोरंजन करना, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लिखना है फीचर, जिससे लोग बाग पढ़ करके आनंदित हो जाएं। जो फीचर होता है बेटा वह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है। सुव्यवस्थित, बड़ी व्यवस्थित ढंग से हमने लिखा, सृजनात्मक कुछ नया संदेश भी दे रहा है फीचर, हमें सृजन की ओर बढ़ा रहा है, और आत्मनिष्ठ कुछ कर गुजरने की क्षमता पैदा कर रहा है। ऐसा होना चाहिए फीचर, जिसका उद्देश्य, हमारे फीचर लिखने का उद्देश्य क्या होता है? फीचर लिखने का उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना। पाठकों को सूचना देना तो फीचर का उद्देश्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षित करता है, फीचर शिक्षित करता है लोगों को। तो पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना है। तो ये काम है फीचर के, सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है। देख लीजिए, ये हमने लिख दिया है मेन चीज कि जब हम फीचर लिखते हैं तो इसमें विस्तार की अपेक्षा होती है। कितना भी विस्तार आप करते जाएं, वो तो आपके भावों के ऊपर है, कैसे मन से भाव आपके निकल रहे हैं, तो विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली है, अलग अच्छे मनोरंजक ढंग से विशेष शैली में इसको लिखते हैं हम लोग। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। हम अपने फीचर लेखन में भूत का भी, भविष्य का और वर्तमान काल का भी समावेश कर सकते हैं। कुछ पिछली बातों को लिख सकते हैं, अभी जो चल रहा है उसको भी समावेशित कर सकते हैं, जो गुजर गया उसको भी समावेशित कर सकते हैं। इसमें हम तथ्य, कोई तथ्य ले लें, अपने तथ्यों को, कथन, तुम्हारे मन में जो भाव उठ रहे उन कथनों को लिख सकते हैं, कल्पना, जो विचार आ रहे, अपनी कल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं हम फीचर लेखन में। फीचर में आंकड़े, कोई आंकड़े भी दे सकते हैं आप, फोटो भी बना सकते हैं, कार्टून, चार्ट
नक्शे आदि का भी उपयोग कर देते हैं। अगर इन चीज़ों का भी उपयोग आप लोग अपने फीचर लेखन में करते हो साथ में, तो आपका लिखा हुआ फीचर और भी रोचक बन जाएगा और भी लोग उसको अच्छे ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर लेखन की व्यवस्था है, इसका आपने उद्देश्य समझ लिया और समझ लिया कि फीचर है क्या। ठीक है कि नहीं, समझ लिया आपने फीचर। चलिए अब आगे थोड़ा हम देख लें। फीचर भी एक प्रकार का समाचार ही है, याद रखिए बेटा। फीचर भी क्या है, फीचर भी एक प्रकार का समाचार, ये भी हमें जानकारी देता है। जैसे समाचार हमें साक्षात जो अभी हाल की घटनाएं जो घटित हुई उनकी जानकारी समाचार देता है। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए फीचर और समाचार में अंतर क्या है। फीचर में लेखक के पास, अगर हम फीचर लिख रहे हैं तो फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर जब हम लिखें तो उसमें हम अपनी भावनाओं को दे सकते हैं, अपने विचारों को दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और अपने दृष्टिकोण को भी उसमें लिख सकते हैं, कैसा हमारा नजरिया, हम क्या सोचते हैं। लेकिन जब समाचार लेखन होता है तो उसमें वास्तुनिष्ठता, तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। जो फीचर लिखा जाता है, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी शैली में हम कहीं से भी उसको शुरुआत कर सकते हैं, और इसकी शैली जो होती है फीचर की, वो कथात्मक भी हो सकती है। जैसे कहानी पढ़ते हैं, कोई कहानी में रुचि पैदा हो जाती है तो कथात्मक शैली इसकी होती है। ठीक है, अच्छे ढंग से लिखा जाता है। जबकि जो समाचार बेटा लेखन होता है ना, समाचार, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। अब उल्टा पिरामिड शैली आप लोग समझ लीजिए क्या है। सबसे ऊपर मुख्य चीजें, मुख्य बिंदु, उसके बीच में थोड़ी कम मुख्य, और फिर नीचे, और उससे थोड़ी नीचे स्तर पर आ गए हम। ठीक है, मेन, उससे कम मुख्य और उससे कम मुख्य, ऐसे घटते हुए क्रम में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें सबसे ऊपर लिखी जाती हैं, उससे कम जो महत्वपूर्ण है वो बीच में आ जाती हैं, और सबसे कम महत्वपूर्ण की बातें सबसे नीचे लिखी जाती हैं। तो ऐसा क्रम अगर लिखते हैं तो वो होता है बेटा उल्टा पिरामिड शैली। सबसे महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो ये शंकु आकार बनाता है, इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो जो समाचार होता है बेटा वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन की भाषा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। हमारी भाषा, जब हम फीचर को लिखें तो वो भाषा हमारी सरल, रूपात्मक और आकर्षक होनी चाहिए। परंतु समाचार में भाषा सपाट बयानी होती है। ठीक, और एक चीज, फीचर में कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है शब्दों की। आमतौर पर इसको 200-250 शब्दों तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, फीचर के कोई भी विषय हो सकते हैं। चलिए हम अब फीचर के प्रकार देख लें, कितने प्रकार के फीचर होते हैं। देखिए बेटा, निम्न प्रकार के फीचर हो सकते हैं। जैसे हमने पहला लिख दिया है समाचार फीचर, किसी समाचार पर आधारित हम फीचर लिख दें। घटना परक, कोई घटना घटित हुई उस पर फीचर लिख दें, घटना परक फीचर। व्यक्ति परक, किसी व्यक्ति विशेष पर फीचर लिखें। लोकाभिरुचि, हमारी कोई रुचि है किसी चीज़ में, समाज के प्रति कोई रुचि पैदा हो रही किसी क्षेत्र में, तो उसके प्रति हम फीचर लिख सकते हैं। सांस्कृतिक फीचर, कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, उसको भी मनोरंजक और आकर्षक ढंग से हम पेश कर दें। साहित्य से संबंधित भी फीचर हो सकते हैं। विश्लेषण, किसी का एनालिसिस करते हुए हम फीचर लिख सकते हैं। और विज्ञान से संबंधित फीचर हो सकते हैं, और भी कई प्रकार के फीचर हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ आप ये समझ लीजिए, कोई भी टॉपिक आपका आ जाए, कोई भी टॉपिक आपका आए कि इस विषय पर, चुनावी वायदे पर फीचर लिखिए, तो कोई भी टॉपिक आ जाए उसको बड़े आकर्षक, मनोरंजक ढंग से उसकी शुरुआत बहुत अच्छी कीजिए और समापन भी अच्छा कर दीजिए। ठीक है ना, तो बड़ी अच्छे ढंग से आपको आकर्षक ढंग से हमें फीचर लिखना है। चलिए वही महत्वपूर्ण बातें कुछ हम आपको बता दें कि फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। फीचर लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है, चलिए उन चीज़ को और सुन लें। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने फीचर लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लिख दी हैं। ठीक है ना, फीचर लिखते समय कुछ इन बातों को आप ध्यान में रखिए और तब फीचर लिखिए। जैसे लिखा है, पहला टॉपिक हमने लिखा है पहला, कि फीचर को सजीव बनाने के लिए, फीचर हमारा सजीव लगने लगे, उसमें सजीवता आ जाए, तो फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। कि जैसे कोई घटना है, किन लोगों के सामने घटना घटित हुई, फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसके बाद उसने क्या जवाब दिया, तो लोगों की मौजूदगी आवश्यक वहाँ पर दिखाना चाहिए हमें फीचर लिखते समय, ये ध्यान रखें। यानी कि फीचर को अगर हमें सजीव बनाना है, कि वास्तव में हमारा लिखा हुआ फीचर सजीव है, तो उसमें उस विषय से जुड़े हुए, जिस विषय पर हम फीचर लिख रहे हैं, तो उस विषय से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी जरूरी है। ठीक है ना। दूसरी चीज, फीचर के कथ्य को, फीचर में हम क्या कह रहे हैं,
तो फीचर के तथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए कि हम भले ही अपनी बात कर रहे हैं लेकिन उसमें पात्रों के माध्यम से हम उस तथ्य को बतलाएं कि उस व्यक्ति ने फिर ऐसा कहा, उनके कहने का आशय ये था, ऐसा कुछ। यानी कि फीचर के तथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। अगली चीज, कहानी को बताने का अंदाज। अब कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं हम, फीचर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारा अंदाज ऐसा हो उसको पेश करने का कि पाठक यह महसूस करें, जो पढ़ रहे हैं उसको सुनेंगे वो पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, कर रहे हैं हम वर्णन फीचर का, लेकिन जो पाठक पढ़ेंगे उनको ऐसा लगे कि हम स्वयं जिस घटना का वर्णन फीचर में किया जा रहा है उन चीज़ों को हम स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी सजीवता हमारे फीचर में आनी चाहिए। ठीक, फीचर मनोरंजक और सृजनात्मक होना चाहिए। जैसे हमने बता दिया, सबसे खास बात है फीचर की मनोरंजन। मनोरंजन करना ये महत्वपूर्ण बात है, पाठकों का मनोरंजन करना। तो हमारा फीचर मनोरंजन और सृजनात्मक होना चाहिए, कोई नई दिशा भी देता हुआ हो। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे फीचर का उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य के इर्द गिर्द, उसी उद्देश्य के इर्द गिर्द, जिस उद्देश्य को लेकर के हम फीचर लिख रहे हैं उसी के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। ठीक है बेटा। आगे, फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। जो फीचर होता है वो किसी तथ्य पर, सूचनाओं पर और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण, इसको कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक, जैसे अभी हमने बताया था कि जो समाचार लेखन होता है वो होता है उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बातें, उसके नीचे उससे कम महत्वपूर्ण, और सबसे कम महत्वपूर्ण की बातें सबसे नीचे आती हैं। लेकिन इसमें जो फीचर लिखते हैं तो इसमें फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। इसे हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अर्थात प्रारंभ, मध्य या अंत से कहीं से भी शुरू किया जा सकता है फीचर लेखन। तो कोई निश्चित ढांचा नहीं है फीचर लेखन का कि इस प्रकार से, इस तरीके से ही हमें लिखना है। ठीक है। फीचर में एक चीज और बेटा याद रखना, फीचर का हर पैराग्राफ अपने से पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति होना चाहिए। यानी कि जैसे थोड़ा सा हमने एक पैराग्राफ पढ़ा तो पाठक को यह ना लगे कि ये बोझिला हो रहा, अरुचिकर हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। उसको ऐसा लगे कि हाँ, इसके आगे के पैराग्राफ में क्या होगा, चलिए हम उसको भी पढ़ लें, उसके बारे में भी समझ लें, उसकी रुचि बढ़ जाए पढ़ने के लिए। ठीक है ना, ऐसा प्रवाह उसमें होना चाहिए हर पैराग्राफ में। ठीक, और पैराग्राफ हमें विशेष बड़े बड़े नहीं लिखना है बच्चों, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही हमें फोकस करना चाहिए, एक पहलू पर उसके फोकस हमें करना चाहिए। ठीक है ना बेटा। चलिए अब एक फीचर लिख करके हम देख लेते हैं उसका उदाहरण कि किस तरीका से आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा और कैसे हम लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देख लीजिए बेटा, इस तरीका से कोई टॉपिक आपका फीचर लेखन का बोर्ड के पेपर में आएगा। जैसे एक टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है कि चुनावी वायदे विषय पर फीचर लिखिए। चुनावी वायदे, चुनाव के समय लोग कैसे कैसे वादे करते हैं, तो चुनावी वायदे पर एक फीचर लिखिए। इस तरीके का कोई भी टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिए हमने कैसे लिख दिया है। सबसे पहले कोई आकर्षक चीज़ें भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे हमने देखो दो लाइन लिख दी आपके सामने, अगर हम जीते तो बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये होगा। लुभावनी चीज़ लिख दी, आकर्षित, कि हाँ पढ़ के ही लोग आकर्षित होने लगे उसकी तरफ कि पढ़े भाई क्या लिखा है। तो अगर हम जीते तो बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपये होगा। किसानों को बिजली मुफ्त, जो किसान भाई हैं हमारे उनको बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन दुगनी या उनकी पेंशन डबल। ये वायदे हो गए, चुनावी वायदे। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी लुभावनी बातें भी हम लोग लिख सकते हैं अपने आलेख में। थोड़ी सा फिर मैटर बना दीजिए। जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे नारों से, जैसे ये नारे हमने लिखे हैं, ऐसे नारों से दीवारें रंग दी जाती हैं। अखबार हो या टीवी हो, रेडियो हो या अन्य कोई साधन, हर जगह मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए चुनावी वायदे किए जाते हैं। जो भी चुनाव में खड़े होते हैं तो अपनी तरफ लोग बागों को, जनता को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वायदे करते हैं।
ठीक है ना, वो टीवी पर, रेडियो पर और अन्य कई साधनों से अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं, वायदे करते हैं, दीवालों पर भी लिखवा देते हैं। ठीक, तो कई प्रकार के वादे करते हैं अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए। भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे इस भारतवर्ष में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं तथा सरकार चुनने का कार्य संपन्न किया जाता है। चुनावी बिगुल बजते ही, जहां से चुनावी बिगुल बजता है, थोड़ी आकर्षक ढंग से हम लिख रहे हैं अब, चुनावी बिगुल बजते ही हर राजनीतिक दल अपनी नीतियों की घोषणा करता है। वह जनता को अनेक लुभावने नारे देता है, जनता को अनेक लोक लुभावने नारे देता है। ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं कि लोग बाग कि वास्तव में ये सही है, ये कुछ काम करेंगे। तो लोक लुभावने कई प्रकार के नारे देते हैं। जगह जगह रैलियां भी की जाती हैं भाड़े की भीड़ से, भाड़े की भीड़। अब उतने लोग बाग उनके साथ होते नहीं हैं, किराए पर लोग बागों को इकट्ठे करके जिससे देखना कि भाई इनके साथ, इन नेताजी के साथ कितनी भीड़ है, बहुत जन समर्थन इनके साथ में है। तो वही हमने लिख दिया है कि भाड़े की भीड़ से जनता को दिखाया जाता है, भाड़े की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और जनता को दिखाते हैं कि उनके साथ जन समर्थन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्हें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का पता होता है, किस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, उस क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, इनकी जानकारी भी पहले से वो लोग कर लेते हैं। तो यही लिखा है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का पता होता है। चुनाव प्रचार के दौरान, जब भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उसके दौरान इन्हीं समस्याओं को वो मुद्दा बनाते हैं, उन्हीं पर अपना विचार देते हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। और क्या कहते हैं, वायदे करते हैं कि सत्ता में आने के बाद इन्हें सुलझाने का वायदा करते हैं। जब सत्ता में हम आ जाएंगे तो जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं इनको हम सुलझा देंगे, ऐसा वायदा करते हैं अपनी सभाओं में। चुनाव होने के बाद, जब चुनाव हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं अगर, तो चुनाव होने के बाद नेताओं को ना तो जनता की याद आती है फिर, और ना ही अपने वायदे की याद उन्हें रहती है। फिर वे अपने कल्याण में सिर्फ अपना भला करने में जुड़ जाते हैं। तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अभी 5 नंबर का है, थोड़ी सा कम है, आपको ये समझ में आ गया होगा लिखने का तरीका कि इस तरीका से आप अपने विचारों को हम दे सकते हैं कुछ आकर्षक और मनोरंजक ढंग से। ठीक है कि नहीं। जब तो कितने नेता लोग जब चुनाव होते हैं तो कैसे कैसे वायदे करते हैं, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तब सब वायदे भूल जाते हैं और जहाँ पर गए थे उन सब लोगों को भुला देते हैं और सिर्फ वो अपने कल्याण में जुड़ जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा दें क्योंकि 5 नंबर का है। देखिए बेटा, उसी चुनावी वायदे को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। आपने नीचे देखा था अभी कि नेता अपना भला करने के लिए कई प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं, सिर्फ जीतने के लिए कई प्रकार के वायदे करते हैं, और जीत जाने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद ना तो फिर उन्हें अपने वायदों की याद आती है ना जनता की याद आती है। तो वास्तव में चुनावी वायदे जो होते हैं वो कागज़ के फूलों के समान हैं। जो चुनावी वायदे हैं वो कागज़ के फूलों के समान होते हैं जो कभी खुशबू नहीं देते। ये केवल चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं है वास्तविकताओं से। अतः जनता को नेताओं के वायदे पर यकीन नहीं करना चाहिए। जो जनता है नेताओं के वायदे पर यकीन नहीं करना चाहिए, अपने विवेक के साथ, विवेकपूर्वक और देश हित के मद्देनज़र, देश हित को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। नेताओं के लुभावने वायदों पर हमें नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक ये फीचर लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी फीचर किसी भी विषय पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक, जैसे एक और छोटा सा टॉपिक है, हम आपको बता दें, उसको आप सुन लीजिए। जैसे पेपर में आ जाए, केदारनाथ में जल प्रलय, केदारनाथ में एक बार कितना जल प्रलय हुआ था, तबाही मच गई थी। तो केदारनाथ में जल प्रलय, इस विषय पर फीचर लिखिए। ऐसे कोई भी टॉपिक पर किसी घटना से संबंधित भी फीचर हो सकते हैं। समझ लीजिए कि ये आया है केदारनाथ में जल प्रलय, इस विषय पर फीचर लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं बढ़िया ढंग से, मनमोहक ढंग से, लोगों को लुभावने शब्दों का प्रयोग करते हुए। क्या लिख रहे हैं हम, देखना, सुनना ध्यान से। जब स्वार्थवश प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब प्रकृति भी अपना तांडव करती है। तब प्रकृति भी अपना क्या करती है, तांडव नृत्य करती है, कि सालों तक स्वार्थी मानव उस तांडव नृत्य को याद करता है। सन 2013 में 16-17 जून को, सन 2013 में 16-17 जून के दिन केदारनाथ में जल प्रलय हो गई। केदारनाथ में जल प्रलय हो गई। प्रकृति का भयानक रूप
उत्तराखंड के वासियों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले तीर्थयात्रियों ने देखा। 16 जून की रात व 17 जून की सुबह होने तक जल की विराट लहरों ने केदार घाटियों को समूचा निगल लिया। केदार की घाटियों को समूचा निगल लिया। सैकड़ों स्थानों पर तो भूस्खलन हुआ, यानी कि जमीन टूट गई, जमीन कट गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भीषण दुर्घटना में 3-4 हजार लोगों ने तो जल समाधि ले ली, जल में ही डूब गए 3-4 हजार लोग। इतनी भयंकर प्रलय आ गया था। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिन्होंने साक्षात अपनी आंखों से उस जल प्रलय को देखा, तो उनके अनुसार जल प्रलय में 20-25 हजार से ज़्यादा लोग मारे गए। 20-25 हजार से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जल प्रलय होने के बाद भी इस क्षेत्र में 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। जल प्रलय जिस दिन हुआ उसके बाद भी 3 दिन तक लगातार वहाँ पर बारिश होती रही। इसलिए बचाव राहत कार्य आरंभ ही नहीं हो पाया। कैसे लोग पहुँचे वहाँ पर बचाव करने के लिए? घटना यूँ घटित हुई, घटना इस प्रकार से घटित हुई कि 16 जून की रात बादल फट गया। इससे वासुकी ताल से विशाल और विकराल जलधारा फूट पड़ी। बहुत ही विशाल रूप से जलधारा फूट पड़ी। 15-20 मिनट में ही, सिर्फ 15-20 मिनट में ही हजारों लोग काल कवलित हो गए, काल का कौर बन गए, काल का ग्रास बन गए। मंदाकिनी नदी के तीव्र प्रवाह ने, पास में मंदाकिनी नदी बहती है, तो ये भी हम बढ़ा सकते हैं कि मंदाकिनी नदी के तीव्र प्रवाह ने रामबाड़ा, जंगल चट्टी और गौरी कुंड आदि स्थानों की रूपरेखा भी बदल दी। रुद्रप्रयाग में भी विनाश के भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। यहाँ के जंगलों में हजारों लोगों ने 4-5 दिन तक भोजन व पानी उनको नहीं मिल पाया। ना भोजन मिल पाया, जो वहाँ लोग छिक गए पानी से, ना पानी मिल पाया अच्छी तरह से, ना भोजन मिल पाया। फिर क्या हुआ? भारतीय सेना तथा ITBP के जवानों ने लगभग 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे, दुर्गम स्थानों से, कठिन स्थानों से, मुश्किल भरे स्थानों से उनको सुरक्षित बाहर निकाला। यह ऐसा महाविनाश था जिसमें 1307 सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और 147 पुल भी टूट गए, बह गए। पर्यावरणविदों को मानना है, जो पर्यावरण के जानकार लोग हैं, उनका मानना है कि प्रशासकों की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में किए गए बेतरतीब विकास के कारण महाजल प्रलय आई है। उन लोगों का ये मानना है। तो इस तरीक़ा से लुभावने शब्दों का प्रयोग करते हुए, जिससे पाठक लोगों का मनोरंजन हो और उसको अच्छे ढंग से उसको पढ़ने में रुचि पैदा हो जाए और पूरा आपका लिखा हुआ फीचर पढ़ सकें, तो इस ढंग से हमें फीचर को लिखना है, समझना है। तो संभवतः फीचर लेखन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप उस टॉपिक पर अपने विचार बनाते हुए उसको आकर्षक और मनोरंजक ढंग से आप फीचर को लिख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत हो आप लोग बराबर पूछते रहिए, और कुछ फीचर के कुछ जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो आगे की वीडियो में हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद।